गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार ना कुछ अर्जेंट मैटर्स होते हैं और जिनको कोर्ट में लेके जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसमें हम वेट नहीं कर सकते। मैं आपको ना कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई बार ना हो सकता है कि किसी स्टेट की पुलिस इलीगली किसी बंदे को अरेस्ट कर ले, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो अरेस्ट है वो वीकेंड के ऊपर होता है, छुट्टियों के समय होता है, ताकि वो बंदा कोर्ट भी ना जा पाए। लेट नाइट अरेस्ट कर लिया जाता है, या फिर कई बार जैसे होता है ना कि किसी का घर डिमोलिश करना होता है, तो सरकार अचानक से अर्ली अर्ली सुबह के टाइम के ऊपर वो आकर उसको डिमोलिश कर देती है। उसको बेचारे को कोर्ट जाने का समय भी नहीं मिल पाता, और कोर्ट जाता भी कैसे, कोर्ट तो बंद है उस टाइम के ऊपर आधी रात को या अर्ली अर्ली सुबह। अब देखो, ऐसे कई बार ना इलीगल चीजें भारत देश के अंदर होती हैं। अब यहाँ पर ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के पास। एक यहाँ पर पर्सन है, महारविश रेन। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देखो, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिनका ना कॉन्सिक्वेंस इरिवर्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी देश या किसी सरकार ने, किसी स्टेट की सरकार की या पुलिस ने पता क्या किया कि किसी का घर तुड़वा दिया, घर हटा डिमोलिश कर दिया। बाद में कोर्ट ने अगर बोल भी दिया कि नहीं यार, ऐसे नहीं डिमोलिश कर सकते, तो उसका फायदा क्या है? बेचारे का घर तो टूट गया ना। और ऐसा कई बार हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें ना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए, क्योंकि देखो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट होते हैं। उनके लिए हम यहाँ पे ये नहीं देख सकते कि कोर्ट बंद है, सुबह के टाइम जाएंगे कोर्ट, अभी वीकेंड चल रहा है, नहीं। ये वो मुद्दे हैं जो देश के लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी के साथ लिंक होते हैं। और इसके लिए इस प्रकार के जो अर्जेंट मुद्दे होते हैं, उनके लिए हम स्पेशल, या जो एक तरह का एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये बनाएंगे। ये स्पेशल केसेस के लिए होगा, और ऐसे केसेस के अंदर लगभग 1 घंटे के अंदर उसका फैसला आ जाएगा। सो दैट कि इस तरह की जो इलीगल डिटेंशंस होती हैं, डिमोलिशन ड्राइव्स होती हैं, या और स्टेट के एक्शंस जो इलीगल होते हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जा पाए, एंड इसमें परेशानी ना हो। एंड इनफैक्ट यहाँ पे जस्टिस बागची ने ये भी बोला कि इसको हम सिंपल बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मुद्दा एक लेटर से, एक ईमेल से, या फिर एक फ़ोन कॉल से भी अपना अपने सिस्टम, जो जस्टिस सिस्टम है, वो यहाँ पे अलर्ट हो जाए। ऐसी केसेस के लिए हम यहाँ पे एसओपी आने वाले फ्यूचर के अंदर यहाँ पे बनाएंगे। देखो, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि देखो कई बार होता है कि आधी रात को आपको यहाँ पे कोर्ट जाने का मन करे, आपका आधी रात को कुछ ऐसा अर्जेंट आ जाए, तो ये मुद्दा होना चाहिए। बस उम्मीद ये है कि इन्होंने बोल तो दिया है कि ऐसा बनाएंगे। उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी इस प्रकार का कोई एसओपी बन जाए, ताकि लोगों की जो लाइफ एंड लिबर्टी है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा दोस्तों, एक और मुद्दा आपको ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट का देखने को मिलेगा। अब आपको पता होगा कि ईरान के द्वारा पिछले दिनों के अंदर बहुत सारी शिप्स के ऊपर जो अटैक है वो यहाँ पे किया गया। अब इनमें से ही एक शिप थी यूएई, जिसके ऊपर फ्लैग था यूएई का। अब उसमें कुछ भारत के लोग भी थे। अब इसमें एक भारतीय जो सी फेरर है, उसकी यहाँ पे डेथ हो गई है, और बहुत सारे भारतीय लोग यहाँ पे इंजर्ड हैं। तो भारत ने यहाँ पर कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पे दी है ईरान के एनवॉय को कि यार देखो, आप ये क्या कर रहे हो? इस तरह से आप किसी भी देश के सिटीजन को मार दोगे, ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। और हमने यहाँ पे दोनों देशों को बोला है कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाने की यहाँ पे कोशिश करें। दोस्तों, डेट है आज की 15 जुलाई 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, आज 15 जुलाई है, एंड आज से हमारा जो सी सेट का बैच है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आज दोपहर 2 बजे से ये बैच जो है हम स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास आज 2 बजे है, और पहली क्लास आज सबके लिए फ्री है। तो जिसमें हम थोड़ा सी सेट के बारे में इन जनरल चर्चा करेंगे, एक बेसिक्स को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप ये जो क्लास है 2 बजे यूपीएससी वाला चैनल के ऊपर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अगले साल 2027 के लिए सी सेट की पूरी कवरेज इसके अंदर यहाँ पे करेंगे। राइट, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, मॉनसून ऑफर के आखिरी 2 दिन जो हैं वो यहाँ पर बचे हैं। अब जिन बच्चों का प्रहार, मतलब 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रहार बैच, 2028 के कैंडिडेट्स के लिए संकल्प बैच, और जो 2027 में प्रीलिम्स और मेंस अपनी टेस्ट सीरीज विद सम लेक्चर्स यहाँ पे देखना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे सृजन बैच आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के अंदर अवेलेबल है। सभी बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इन बैचेस के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है जीसीसी के बारे में, यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। अब सबसे पहले ये समझना
कि इंडिया कितना अच्छा काम कर रहा है इसके अंदर। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो होता पता क्या था, अगर मैं 1990 से अर्ली 2000s की बात करूं तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां करती थी ना, भारत के अंदर इस प्रकार के सेंटर्स बनाई थी जिनको हम लो कॉस्ट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या बीपीओ के नाम से जानते थे। मतलब कुछ ऐसे काम जो थोड़े मैनुअल लेबर वाले हैं, उस तरह के काम जो हैं वो भारत की तरफ दे दिए जाते थे। तो भारत में अपना ऑफिस खोल लेते थे। उसका ऑफिस खोलने का कारण ये था कि भारत में वेजेस कम है, सस्ती वेजेस के ऊपर आपको वर्कर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कुछ छोटे एफिशिएंसी वाले काम या छोटे रिसर्च वाले काम वो यहाँ दे दिए जाते थे। कोई यहाँ पे हार्डकोर रिसर्च वगैरह नहीं होता था, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें यहाँ पे होती थी कि कुछ यहाँ पे कॉल सेंटर, सर्विस सेंटर्स ये सब अपने ओपन अप कर दिए। बट आगे जाके कहीं न कहीं 2010 के बाद हमने नोटिस किया कि इसमें बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हम उन्होंने ऐड ऑन कर दी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी पोर्टफोलियोज़ हो गया, एप्लीकेशन को डेवलप करना, प्रोडक्ट को मेंटेन करना, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आई। पर आज के समय ना भारत के अंदर बन चुके हैं इनोवेशन हब्स। यहाँ पर होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कोर बिज़नेस स्ट्रेटजी। तो यानी कि ना जो पहले सिर्फ़ इसलिए आते थे भारत में कि सिर्फ़ भारत में वेजेस कम हैं, अब वो भारत में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही शानदार ढंग से यहाँ पे हो रही हैं और इसी को हम लोग जानते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के नाम से। तो बेसिकली ये क्या हुआ है, जीसीसीज दीज आर ऑफशोर, ऑफशोर मतलब देश के बाहर जो यूनिट्स खोले जाते हैं एमएनसीज के द्वारा, ताकि कुछ स्पेशल बिजनेस सर्विसेज, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट यहाँ पे मिल पाए। अब इसमें आईटी हो गया, फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो फंक्शन हैं यहाँ पे हो सकते हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में ना 2100 से भी ज़्यादा जीसीसीज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। दुनिया के लगभग सभी जीसीसीज का आधा हिस्सा आपको भारत के अंदर ही देखने को मिलता है। इसीलिए भारत जीसीसी डेस्टिनेशन के तौर के ऊपर दुनिया में लीडर के तौर के ऊपर यहाँ पे इमर्ज हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, इंडिया ने ऐसा अच्छा काम क्या किया। देखो भारत में पहली चीज़ तो ये है कि भारत के पास बहुत बड़े स्किल्ड इंजीनियर्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स और डिजिटल स्पेशलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो ये सारा काम कर सकते हैं। बाकी भारत में वेजेस भी सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस और बाकी और बड़े-बड़े देशों के। तो अगर आपको अच्छा काम करवाना है सस्ते खर्चे के ऊपर, तो भारत से बढ़िया ऑप्शन आपको कोई है ही नहीं। इसके अलावा भारत के अंदर ना बहुत सारे लोग आराम से इंग्लिश बोल लेते हैं, खासकर हमारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, तो इंग्लिश के अंदर उनको बातचीत करने में भी कोई परेशानी नहीं आती। तो इस वजह से भी इंग्लिश के तौर के ऊपर यहाँ पे इंडिया को सूटेबल माना जाता है। इसके अलावा भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार काफ़ी तेज़ी से हुआ है। अब इंटरनेट पेनिट्रेशन भी अच्छी हो गई है। नई-नई टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनको भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। सरकार ने भी मदद की है, डिजिटल इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एआई मिशन, इन सब का इम्पैक्ट ये हुआ है कि भारत के अंदर अब जीसीसीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुलने लग गए हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे भारत में 2100 से भी ज़्यादा जीसीसीज़ हैं, जिसमें लगभग 23 लाख लोग काम कर रहे हैं और लगभग $100 बिलियन का जो रेवेन्यू है, इनके द्वारा हर साल जनरेट किया जा रहा है। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, आईटी सर्विसेज खासकर काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। एंड इनफैक्ट हमारे जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है ना इस बार, वो $420 बिलियन के आसपास पहुंच गए हैं, जो कि हमारे गुड्स एक्सपोर्ट से थोड़ा सा ही बस कम है। तो एक्चुअली ना बढ़ दोनों ही रहे हैं, हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं पर हमारे सर्विसेज के एक्सपोर्ट भी। सर्विसेज की जो रफ्तार है बढ़ने की वो काफ़ी तेज़ हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी इनोवेशन भी यहाँ पे आ रहा है। सो ऑल दीज आर बेनिफिट्स जो कि इंडिया को यहाँ पे मिल रहे हैं जीसीसीज के माध्यम से। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक है NIDAR 2.0। एक तो पहले इसका फुल फॉर्म देखो, इट इज़ नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। अब पॉइंट पता क्या है, भारत देश ये चाहता है कि हम ना ड्रोन्स के अंदर अच्छा काम करें। अच्छा काम करने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि विदेशों से आपने सारा कुछ मंगा लिया और भारत में असेंबली हुई ना। हम चाहते हैं कि भारत के अंदर ही डिज़ाइन बने, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो। जो ड्रोन का कोर हिस्सा है, प्रोसेसर, एवियोनिक्स, वो भी भारत के अंदर ही यहाँ पे बनने चाहिए। अब उसके लिए पता क्या होना चाहिए, हमें इनको थोड़ी अवेयरनेस जनरेट करनी है इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो हम पता क्या करते हैं, हम देश भर के लोगों को इनवाइट करते हैं कि एक जगह आओ, वहाँ पर आके क्या करो, ड्रोन सॉफ्टवेयर, ड्रोन हार्डवेयर को यहाँ पे डेवलप करो। जो बहुत शानदार डेवलप करेगा, उनको हम यहाँ पे अवार्ड्स देंगे। तो इस तरह से हैकाथॉन्स जो है ना वो कंडक्ट करी जाती हैं, जिसमें देश भर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो साथ में आते हैं और कुछ बढ़िया-बढ़िया ड्रोन के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ अपना इनोवेशन यहाँ पे शोकेस करते हैं, उनको बनाते हैं एक सर्टेन टाइम के अंदर। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है MITI मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भी यहाँ पे हेल्प करता है। और ये सारा काम हो रहा है स्वयान कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के अंतर्गत। बेसिकली ये जो स्वयान कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही है, जिसके माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि 2027 तक
40,000 देश के लोगों को हम यहाँ पे ड्रोन्स की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करना यहाँ पे सिखाएंगे। इसमें आईआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, सीडैक हैं, नीलेट के सेंटर्स हैं। ये सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि भारत में एक ग्लोबल ड्रोन हब बने 2030 तक। ठीक है, तो ये है स्वयान कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो ये स्टार्ट हुआ नोएडा 2022 के अंदर, लगभग 90 करोड़ रुपए के आउटले के साथ, मतलब इतना बजट इनको एलोकेट किया गया। एंड पहली बार जो हुआ था 2025-26 में, तब 3000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 22 स्टेट्स और 4 यूटी से। और इस बार अब यहाँ पे कंडक्ट होने जा रहा है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने आइडियाज़ अपने दिखाएंगे, कुछ जो अपने प्रॉब्लम्स होंगी उनको यहाँ पर फटाफट सॉल्व करवाने की कोशिश की जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो सामने हैं बढ़िया बढ़िया ड्रोन्स यहाँ पे निकल के आएंगे, और ये एक प्रोसेसर वीगा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे इस पर्पज़ के लिए, जो कि सीडैक ने ही यहाँ पे डेवलप किया है। जो टॉप की 100 टीमें होंगी उनको वीगा डेवलपमेंट किट्स मिलेंगी, क्लाउड किट्स मिलेंगे, सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, ताकि आगे जाके बढ़िया स्टार्टअप्स को यहाँ पे बना पाएँ। और इसमें 65 लाख तक का जो प्राइस भी है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। अब नीडा 2.0 को कौन इसको मैनेज कर रहा है? एक तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मीटी मिनिस्ट्री, उसके अलावा डीएफआई, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। दरअसल में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, यानी कि एक तो सरकार के अंतर्गत नहीं आती, दूसरी बात है कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। अगर इसका कुछ प्रॉफिट भी होता है ना, तो खुद के अंदर ही वापस री इन्वेस्ट हो जाता है कुछ और आगे इनोवेशन करने के लिए। 2019 के अंदर इसको बनाया गया मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ताकि भारत की ड्रोन इंडस्ट्री की एक आवाज़ के तौर के ऊपर यहाँ पे बन पाए। तो हमारी सरकार हमारी इंडस्ट्री के बीच में एक लिंक का काम करती है डीएफआई। एंड इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे रूल्स होते हैं जो डीजीसीए बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बनाता है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, अच्छे अच्छे रूल्स बनाना, ताकि ड्रोन्स का एक तो डेवलपमेंट भी हो और ड्रोन्स का मिसयूज़ ना हो पाए। ये सारे काम दरअसल में डीएफआई ही यहाँ पे देखता है, राइट। तो ये हो गया ड्रोन्स के बारे में पूरा मुद्दा। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है उमंग पोर्टल के बारे में। दोस्तों आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी उमंग पोर्टल का इस्तेमाल किया होगा। उमंग स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। बेसिकली ना आप भी देखना इसको, आपको ना अपनी ऐप देखना, ऐप स्टोर पे जाना, वहाँ पर आपको उमंग ऐप मिल जाएगी। अब उमंग ऐप आप खोलोगे ना, तो हमारी जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सारी एक सिंगल ऐप में मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ आधार का कुछ काम है, आपने आधार अपडेट वगैरह करना है, तो इसमें जाके कर सकते हो। आपने डिजी लॉक का एक्सेस करना है, यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कई बार आपने प्रोविडेंट फंड अपना निकालना हो सकता है या उसके रिगार्डिंग कुछ सर्विसेज हों, वो सब की जा सकती हैं। आपने अपना सिलेंडर बुक करना हो, वो किया जा सकता है। ऐसे ही एजुकेशन, हेल्थ केयर, टैक्सेशन, बिल पेमेंट, अन्य हज़ारों तरह के इसमें अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे आपकी इनकॉर्पोरेटेड हैं। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 2,500 के करीब-करीब गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट और स्टेट्स की, जो सिंगल ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब ये 23 भारतीय भाषाओं के अंदर अवेलेबल है, जिसमें आपका 21 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, इन 23 लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगी। इस ऐप को बनाया गया था 2017 के अंदर। एंड इसको बनाने के पीछे हमारी जो मीटी है मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इनके द्वारा बनाया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा। ये तो बात हुई उमंग पोर्टल के स्टैटिक पोर्शन के बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अब ये न्यूज़ में क्यों है? दोस्तों अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़, बहुत सारी कमियां देखने को मिली हैं इस पर्टिकुलर पोर्टल के रिगार्डिंग। मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें डेटा प्रिवेसी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। उमंग ऐप का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि उमंग ऐप में हमें नोटिस करने को मिलता है कि कई बार डेटा लीक हो जाता है इसके अंदर, कई बार इसके डिज़ाइन में कुछ कमियां हैं, जो एपीआईज इस्तेमाल की हैं बहुत ही ख़राब हमने इस्तेमाल की हैं, इनक्रिप्शन प्रॉपर नहीं है, साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी कमियां हैं। तो इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब आपका आधार का डेटा यहाँ से लीक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। हर एक चीज़ यहाँ पे ना मतलब प्रॉपरली ढंग से नहीं बनाई गई है ये जो पोर्टल है। और तो इसीलिए यहाँ पे रिसर्चर्स ने ये बोला है कि भाई इस ऐप को जल्दी से जल्दी ठीक करो, नहीं तो लाखों करोड़ों लोग जो इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं उनका डेटा मिसयूज़ यहाँ पे किया जा रहा है या किया जा सकता है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पे ये बोला गया है बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में। तो देखो आपने पिछले कई दिनों में नोटिस भी किया, सरकार की बहुत सारी वेबसाइट इस प्रकार के न्यूज़ में आती हैं। कभी सीबीएसई की वेबसाइट न्यूज़ में आती है, कोई उसको हैक कर लेता है, कहता है किसी बच्चे ने ऐसा लगता है जैसे बनाई हो। सेम चीज़ उमंग के रिगार्डिंग अब यहाँ पे बोली गई है।
तो पॉइंट यही बनता है कि सरकार को लोगों का जो डेटा है ना उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ये लोगों का पर्सनल डेटा कोई मजाक थोड़ी है कि भाई कहीं भी आप अपने ऐप पे उसको डेटा को कलेक्ट करे जा रहे हो, उसको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे। कोई भी इंसान वहाँ पे जिसको थोड़ी बहुत हैकिंग आती है, वो आपका डेटा चुराया जा रहा है, डेटा वो कहीं बेचा जा रहा है और इस तरह से लोगों का ही इन दी एंड यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो सरकार को भी यहाँ पे थोड़ा और अलर्ट होने की यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है रामासामी वायरामुथु। ठीक है, देखो इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। अभी पता क्या हुआ है, इनको 60th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना उसको यहाँ पे इससे सम्मानित इनको यहाँ पे किया गया है। ये दरअसल में तीसरे तमिल राइटर हैं जिनको यहाँ पर ये इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी सम्मान जो है यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली इन्होंने लगभग 37 बुक्स लिखी हैं, जिनमें इनकी बहुत ही एक फेमस बुक है दैट इज कलिकट्टू इतिहासम। ठीक है, इसके अलावा कुरुवाची काव्यम, थानी देसाम, ये इनकी कुछ बहुत ही फेमस बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट इन्होंने 8,000 से ज़्यादा तमिल गाने भी लिखे हैं। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिक्स 7 बार मिला है। इसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 2003 में मिला था कलिकट्टू इतिहासम के बारे में। पद्मश्री मिला 2003 में, पद्म भूषण मिला 2014 के अंदर। तो तमिल लिटरेचर को इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अभी कौन सा अवार्ड मिला इनको? ज्ञानपीठ अवार्ड। भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी ऑनर यही है। इसको 1961 में स्टार्ट किया गया था बाय भारतीय ज्ञानपीठ, जो कि एक संस्था है जिसको कि 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है ऐसे ऑथर को जो इंडियन है। एंड आप नोटिस करिएगा कि ये 22 लैंग्वेजेस जो हमारी 8 शेड्यूल के अंदर आती हैं उनमें तो दिया जाता है, उसके अलावा इंग्लिश। तो टोटल 22+1 यानी कि टोटल 23 लैंग्वेजेस के अंदर ये दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, डेथ के बाद ये अवार्ड किसी को नहीं दिया जा सकता, केवल और केवल भारतीय सिटीजन्स के लिए ये अवार्ड यहाँ पे होता है। इसमें 11 लाख का प्राइज, एक साइटेशन और माँ सरस्वती जो गॉडेस सरस्वती होती है उसका एक ब्रोंज स्टैच्यू भी यहाँ पे मिलता है। पहली बार 1965 के अंदर दिया गया था जी शंकरा कुरुप जी को मलयालम लैंग्वेज के लिए। इसके अलावा महिला के अंदर आशापूर्णा देवी जी को मिला था और इंग्लिश के अंदर पहली बार अमिताभ घोष जी को मिला था 2018 के अंदर। ठीक है ना। हिंदी लैंग्वेज के जो राइटर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा बार ये अवार्ड मिला है, टोटल 11 बार। उसके अलावा कन्नड़ा लैंग्वेजेस के जो राइटर्स हैं उनको ये अवार्ड टोटल 8 बार यहाँ पे मिला है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए थे ज्ञानपीठ अवार्ड एंड रामासामी वायरामुथु जी के बारे में। अगला टॉपिक आएंगे दोस्तों, इंडियन लैब डेमोस्ट्रेट्स क्वांटम एडवांटेज इन पार्टिकल सिमुलेशंस। थोड़ा सा टॉपिक टेक्निकल है तो हम बिल्कुल बेसिक्स इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग ना क्वांटम कंप्यूटिंग समझते हो? ठीक है, आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ा होगा। देखो नॉर्मल बिट्स की जब हम बात करते हैं ना, वो दोनों में से एक ही स्टेट रख सकता है, या तो 0 या 1। ठीक है, तो नॉर्मल कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन ऐसे ही स्टोर करता है, ऑफ ऑन 0 1 इस तरह से। बट जब मैं बात करता हूँ दोस्तों क्यूबिट्स की, तो क्यूबिट में पता क्या होता है, यहाँ पे इसकी स्टेट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और साइमल्टेनियसली एक कॉम्बिनेशन दोनों का भी हो सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सुपरपोजिशन। ठीक है ना, सुपरपोजिशन। एक क्यूबिट जो होते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन में भी एग्जिस्ट करता सकता है, वो सेम टाइम पे 0 एंड 1 दोनों हो सकता है। ठीक है, अब इसी सुपरपोजिशन की वजह से क्या होता है ना कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत तेजी से ये सॉल्व कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। जो शायद एक नॉर्मल कंप्यूटर को कई घंटे या कई दिन लग सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर वो कुछ सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हुई। अभी हुआ पता क्या है यहाँ पे कि जो बिट्स पिलानी और आईबीएम, ठीक है, बिट्स पिलानी और आईबीएम क्वांटम के जो रिसर्चर्स हैं ना ये साथ में आए। अब इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने एक तरह से एक एल्गोरिथम बनाया। क्या किया? एक एल्गोरिथम बनाया। ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एक कोड बनाया, आप ऐसा कह सकते हो, जिसके माध्यम से ना जो भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक में क्या आएगा, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स, आपके क्वार्क्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसा काम सब एटॉमिक पार्टिकल्स करते हैं वैसा ही काम ये एल्गोरिथम करेगा। अब पॉइंट आएगा इसका फायदा क्या? भाई देखो इसका फायदा ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को, क्वार्क्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग डिस्कवरी के अंदर काम आ जाएगा, एनर्जी रिसर्च में काम आ जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आ जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल कैसा काम कर रहा है ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो जब क्वांटम कंप्यूटर्स हमने इस तरह के बना लिए जो इन इंटरेक्शंस को स्टडी कर पाएंगे, तो उसके बेसिस पे हम ये भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कैसे कैसे काम हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसमें सारे जो हमारे कंसेप्ट होते हैं ना, सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट, इंटरफेरेंस, ये सब का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। एंड इस तरह से बिट्स पिलानी और आपके आईबीएम कंप्यूटर ने
IBM क्वांटम ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने 120 क्यूबिट्स का एक जो क्वांटम एल्गोरिथम बनाया है वो सिमुलेट करता है सब एटॉमिक पार्टिकल ऑन 120 क्यूबिट्स, यानी कि जो कंप्यूटर है वो 120 क्वांटम क्यूबिट्स को मैनिपुलेट कर पाएगा। बहुत ही कम्प्लेक्स सिचुएशन अपने आप में होगी, तो ये फायदा इन्होंने यहाँ पे अचीव कर लिया है, जिसके माध्यम से जो नुकसान है, जो एरर्स हैं, वो काफी कम हो पाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा क्वांटम एडवांटेज। इसका मतलब क्या है, एक्टिव क्वांटम एडवांटेज या क्वांटम एडवांटेज का? देखो समझना, क्वांटम कंप्यूटिंग का फायदा क्या है कि बहुत ही कम टाइम के अंदर वो चीज़ों को सॉल्व कर पाएगा, टास्क को बहुत ही बेटर ढंग से यहाँ पे सॉल्व कर पाएगा, यही है ना। अब इसका क्या कुछ फायदा भी तो होना चाहिए रियल वर्ल्ड के अंदर। रियल वर्ल्ड के अंदर क्या उसकी कोई एप्लीकेशन होनी भी तो चाहिए, तभी तो उसका फायदा है, सिर्फ टाइम से थोड़ी फायदा होगा। तो जब हम बात करते हैं ना एक्टिव क्वांटम एडवांटेज की, इसका मतलब ये है कि फास्ट तो है ही है, प्लस एट द सेम टाइम जिसकी रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फायदे हैं, ऐसी चीज यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्रिएट करी है। समझे मेरी बात को? तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इनफैक्ट ना इस चीज को वेरीफाई किया गया है क्वांटम एडवांटेज ट्रैकर के द्वारा। ये एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो चेक करता रहता है क्या वाकई में शानदार काम हुआ है किसी के द्वारा या नहीं, क्या वाकई में कुछ ऐसा काम क्वांटम कंप्यूटिंग को देखकर हुआ है जिसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन है। तो बिल्कुल यहाँ क्वांटम एडवांटेज ट्रैकर ने भी यहाँ पे इसको वेरीफाई कर दिया है कि IBM और बिट्स प्लान ने जो काम किया है, वी वेरीफाई दैट वर्क। ठीक है, क्लेम एक्टिव कब तक रहेगा? जब तक वो काफी अच्छी एफिशिएंसी के साथ सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बहुत सारे सबमिशन होते हैं, 220 से भी ज्यादा, सिर्फ कुछ एक को ही यहाँ पर क्वांटम एडवांटेज का यहाँ पे दर्जा मिलता है जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया हो, एंड जिस वजह से एक फायदा हमारी दुनिया को यहाँ पे देखने को मिले। तो यही है आपका ये जो कंसेप्ट अभी देखने को मिला है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे टीम ने क्या बनाया है, क्वांटम एल्गोरिथम बनाया है जो कि रियल टाइम बिहेवियर समझ सकता है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गया, एंड उसका हम यहाँ पे स्टडी उसको यहाँ पे कर पाएंगे। तो हमने लगभग 20 सेकंड के अंदर IBM क्वांटम प्रोसेसर के ऊपर 120 क्यूबिट्स का हमने इस्तेमाल किया, और उसके माध्यम से उसने पूरे हमारे जो इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यहाँ पे स्टडी करके हमें यहाँ पे बता दिया। एक आम कंप्यूटर इसको कई घंटों में सॉल्व करता था। अब इसको एक्टिव इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर इंडियन लेबोरेटरी के द्वारा ऐसा बताया गया है कि पहला ऐसा काम है जिसको कि ये दर्जा यहाँ पे मिला है, तो दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि इसका फायदा पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पे होगा। बाकी क्वांटम कंप्यूटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी क्वांटम एडवांटेज यही होता है कि बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही स्पीड के साथ जब हम ये चीज़ों को सॉल्व करते हैं रियल वर्ल्ड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को, दैट इज द एंटायर जो कि इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल जाएगी, राइट। तो ये कुछ कंसेप्ट थे। बाकी इसका फायदा यही है कि भारत की क्वांटम रिसर्च कैपेबिलिटी दुनिया के सामने हमने शोकेस कर पाए हैं, एल्गोरिथम ने यहाँ पे दिखाया है, और इसी का जो रिसर्च होगा आगे, जो QCD क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स है उसमें आगे इस्तेमाल होगा। CERN के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पर इसको अपने रिसर्च में आगे इंटीग्रेट कर पाएंगे। ड्रग डिस्कवरी के अंदर मदद मिलेगी, मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर, केमिकल सिमुलेशंस के अंदर, तो बहुत सारे फायदे इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था रेंडल 1 मिशन के बारे में, तो ये जो मिशन है बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्बिटल ऑल्यूमिनेशन मिशन है। जब मैंने बताया था कि इस तरह से एक मिरर लगेगा यहाँ पे आपकी स्काई के अंदर, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो इसका IUCN स्टेटस आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिल जाता है, तो सेकंड इज रॉन्ग। मनथु पद्मनाभन जी की बात करें तो इनके द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी बनाई गई थी, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। गगनयान मिशन की बात करें तो देखो इसका सोलर ऑब्जर्वेटरी के साथ लिंक नहीं है, ये तो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसके माध्यम से हम 3 मेंबर क्रू को भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, इसलिए ये भी इनकरेक्ट बन जाएगा। तो इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।